गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का सबसे पहला चैप्टर संज्ञा पढ़ेंगे। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चैप्टर से प्रतिवर्ष परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, आप संज्ञा कभी नहीं भुलाएंगे और परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं इसी पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह जो वीडियो होगा यह 9th, 10th, 11th, 12th सभी क्लास के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा तथा इस वीडियो में जो प्रश्न बताए गए हैं ये सारे प्रश्न आपके केवल परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं संज्ञा क्या है। लेकिन इसके पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि यहां से आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। दोस्तों, आज का क्लास प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर के हिंदी के शिक्षक लेंगे। चलिए उनके माध्यम से हम लोग संज्ञा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संज्ञा है क्या, संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा दीजिए और उदाहरण सहित उसकी परिभाषा दीजिए। ठीक है, संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। यानी कि दुनिया की वो सभी वस्तुएं जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, सभी वस्तुएं, सभी स्थान जो हैं संज्ञा हैं। या तो वो वस्तु रहे या स्थान है या भाव है या कोई नाम है, सब के सब जो है संज्ञा है। वास्तव में संज्ञा का कोशगत अर्थ है नाम, यानी कि जिसका भी अस्तित्व में नाम है वो सभी वस्तुएं क्या हैं, संज्ञा हैं। अर्थात संक्षेप में कहें तो किसी नाम को संज्ञा कहते हैं। यह नाम व्यक्ति, जाति, द्रव्य, स्थान, गुण, धर्म किसी का भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि दुनिया के वो सभी वस्तुएं संज्ञाएं हैं जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति हो गया, जैसे कोई वस्तु हो गया, जैसे कोई जानवर हो गया, कोई पहाड़ हो गया, कोई शहर हो गया, कोई नदी हो गया, टेबल हो गया, बेंच हो गया, कुर्सी हो गया, कलम हो गया, किताब हो गया। मतलब कि जो भी वस्तु आप देख रहे हैं सभी के सभी वस्तुएं संज्ञा हैं। संज्ञा के कुछ उदाहरण इस प्रकार से आपको नीचे दिया गया है कि मोहन, करीम, झील, गीता, कलम, पेंसिल, पटना, दिल्ली, मनुष्य, पत्थर, सोना, लड़कपन, बुढ़ापा। यानी कि भाव, जाति आदि सभी जो हैं वो सभी के सभी संज्ञाएं हैं। ठीक है, बस अंतर यही है कि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो कोई जातिवाचक संज्ञा है, कोई भाववाचक संज्ञा है तो कोई द्रव्यवाचक संज्ञा है, लेकिन सभी जो वस्तुएं हैं, सभी जो अपनी आंखों से देख रहे हैं वो सभी संज्ञा ही हैं। ठीक है, तो अब हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सोदाहरण लिखें। सोदाहरण मतलब होता है कि भेदों के परिभाषा के साथ उसका उदाहरण लिखना है। ठीक है, भेदों के परिभाषा के साथ उसका उदाहरण लिखने की अगर बात करें तो समझ लीजिए वही वह सुदाहरण हुआ। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि संज्ञा के जो यहाँ पे हैं 5 भेद होते हैं जो निम्नलिखित प्रकार से नीचे आपको दिया गया है। तो सबसे पहला होता है कि जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो इसमें जाति भर का बोध होता है। अब ये जाति नहीं, एक मनुष्य में जाति चलता है तो वो सब यहाँ पे जाति की बात नहीं कर रहा है। जाति का मतलब होता है कि लड़का, लड़की, औरत, मर्द, आदमी, गाय, बैल, कलम, फूल। मतलब कि जैसे वो मानव जाति का है तो वो जानवर है, तो वो बैल है, तो इस प्रकार से उसको जात में रखा गया है। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा जिसमें जाति भर का बोध होता है, जैसे लड़का, लड़की, औरत, आदमी, गाय, बैल, कलम इत्यादि। अब हमारा दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसमें किसी खास व्यक्ति या वस्तु या जगह का बोध होता है। जैसे व्यक्तिवाचक की अगर हम बात करें तो जैसे हो गया राम, हो गया रहीम, हो गया रजिया, हो गया चांद, हो गया सूरज, हो गया पृथ्वी, हो गया पटना, कोलकाता, दिल्ली, बनारस इत्यादि। यानी कि व्यक्तिवाचक जिसमें किसी खास व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में, मतलब खास व्यक्ति जिसका अस्तित्व में किसी नाम से उसको जाना जाता है,
ये सब जो वस्तुएं हो जाती हैं जिससे किसी नाम से जाना जाता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपने यहाँ पे उदाहरण पढ़ा। तो चलिए अब हमारा तीसरा प्रकार का संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कहने का मतलब हो गया इसमें किसी व्यक्ति का गुण को देखा जाता है, दोष को देखा जाता है, स्वभाव को देखा जाता है, अवस्था को देखा जाता है। जैसे आप देख लेंगे, जैसे यहाँ पे है लड़कपन, बुढ़ापा, ईमानदारी, बेईमानी, लंबाई, अच्छाई, बुराई, भलाई। तो ये सब जो है किसी वस्तु के गुण को दर्शा रहा है, यानी कि भाववाचक उसके भाव को दर्शा रहा है। जैसे वह बहुत अच्छा है, वह बहुत खराब है, यानी कि यहाँ पे अच्छा और खराब जो है उसके भाव को दर्शा रहा है, ठीक है ना। तो ये सब जो संज्ञाएं हो जाती हैं वो भाववाचक संज्ञा होती है। अब हमारा अगला है कि समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा, इसमें एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है। एक ही तरह के कहने का मतलब हो गया कि अगर वहाँ पे जैसे अंगूर है तो वह एक ही तरह के जो हो गए समूह, एक ही तरह के समूह है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ सेना की बहुत सारी टुकड़ियाँ हैं तो यहाँ पर एक ही तरह के समूह है, सिर्फ सेना का है। तो उसी प्रकार से कहता है कि इसमें एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है। जैसे वर्ग हो गया, गुच्छा हो गया, सभा हो गया, झुंड हो गया, परिवार हो गया, ठीक है। तो समूहवाचक संज्ञा यही कहता है कि इसमें किसी एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध किया जाता है। अब हमारा लास्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें कहता है कि कोई भी वस्तु जिसे नापा या तौला जाता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि ऐसा दुनिया की कोई भी वस्तु जिसे तौला जा सके या जिसे नापा जा सके उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, पानी हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, कपड़ा हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया। जैसे सोना है तो उसको हम तौलते हैं, घी है तो उसे हम नाप देते हैं। तो परिभाषा में यही कह रहा है कि कोई भी वस्तु जिसे नापा जाए या फिर उसे तौला जाए तो इसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण दे। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की अब हम लोग संज्ञा की परिभाषा जो पढ़े हैं उसके गहराई तक समझेंगे। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देते हुए उसके कुछ उदाहरण दीजिए। तो जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है उससे किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है। जैसे गंगा, तुलसीदास, पटना, राम, हिमालय आदि। यानी कि अगर वो कोई कहता है कि वह राम है, यानी कि वह कौन सी संज्ञा का उपयोग कर रहा है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उपयोग कर रहा है। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का जो निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं, जैसे व्यक्तियों के अपने नाम तुलसीदास, महेश, राम आदि, ठीक है। अगर नदियों के नाम कहें तो हो गया गंगा, गंडक, जमुना, सरस्वती, जो भी है। तो इसी प्रकार से झीलों के नाम में कहें कि डल, बैकाल और भी बहुत सारी झील हो जाते हैं वहाँ पे। तो इसी प्रकार से कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे वह कह रहा है कि वह राम है, यानी कि यहाँ पे जो राम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। यह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कर रहा है इस सेंटेंस में, इस वाक्य में। तो इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देते हुए अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा किसी भी व्यक्ति या वस्तु, जैसे वह पटना है, तो वह पटना जो है यह क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसे किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है या फिर किसी खास स्थान का बोध हो रहा है, तो इसे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो अब हमारा है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण दें। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा जो है किसी वस्तु का या किसी प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जैसे वह गाय जाति का है, वह नदी है, पहाड़ है, मनुष्य है। तो ये सब जो हो गया जाति हो गया एक प्रकार का। एक मानव में चलता है जाति, तो यहाँ पे वो जाति की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा जैसे वो गाय जाति का है, वो मानव जाति का है, वो भैंस जाति का है। तो जितने सारे भी मानव है वो सभी एक जाति में आते हैं, मानव जाति में, ठीक है। तो गाय जो है किसी एक गाय को नहीं कहते हैं, अपितु यह शब्द संपूर्ण गौ जाति के लिए प्रयुक्त होता है। अगर हम गाय की बात करें
कि गाय है, तो गाय तो किसी एक गाय का नाम नहीं है, वो जितने भी सारे गाय हैं तो उन सभी गाय के बारे में ये जो है जानकारी देता है कि गाय के बारे में कि सबका तो नाम गाय ही है। तो मनुष्य शब्द किसी एक व्यक्ति के नाम को सूचित न करके मानव जाति का बोध कराता है। अगर हम बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य जो है किसी एक व्यक्ति को, किसी एक आदमी को मनुष्य नहीं कहा जाता है, अपितु पूरे संसार में जितने भी मानव हैं सभी को मनुष्य जाति के नाम से बोध कर रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कहता है कि जातिवाचक संज्ञाओं के निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं, जैसे पशुओं, पक्षियों एवं कीट पतंगों के नाम जो हैं खटमल, गाय, घोड़ा, चील, मैना आदि हो गया। फलों, सब्जियों तथा फूलों के नाम की अगर बात करें तो आम, केला, परवल, इसी प्रकार से बहुत सारी जाति के नाम हो जाते हैं। अब हमारा है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट करें। तो भाववाचक संज्ञा व्यक्तियों या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराती है। भाववाचक संज्ञा जो है व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराती है, जैसे अच्छाई, चौड़ाई, मिठास, लंबाई, वीरता इत्यादि। जैसे भाववाचक हो गया कि किसी भी व्यक्ति का या पदार्थ का गुण का बोध या धर्म का बोध कराती है। जैसे अगर हम बात किया जाए गुण की, तो बोलेगा कि वह बहुत ही ईमानदार लड़का है, यानी कि ईमानदार यहाँ जो है क्या है, भाववाचक संज्ञा है, यानी कि वह जो है उसका गुण का बोध करा रहा है, किसी भी व्यक्ति का गुण का बोध करा रहा है कि वह बहुत ही ईमानदार है। तो यह जो हो गया एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा में बोला जा रहा है कि भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराती है। तो जैसे भाववाचक संज्ञा में अगर देखें तो गुण हो गया तो कुशाग्रता, चतुराई, सौंदर्य इत्यादि। भाव की अगर बात देखें जाए तो कृतज्ञता, मित्रता, शत्रुता इत्यादि। अवस्था में हो गया जवानी, बचपन, बुढ़ापा इत्यादि। माप में हो गया ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई इत्यादि। तो इस प्रकार से जितने सारे भी होते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा अगला है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, हमारा अगला है समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें। तो समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह का बोध कराती है। समूहवाचक संज्ञा जो है किसी भी पदार्थ के या समूह का बोध कराती है, जैसे गिरोह, झब्बा, झुंड, दल, सभा, सेना इत्यादि। जैसे समूहवाचक संज्ञा कहने का मतलब हो गया कि आदमी का एक टुकड़ी वहां जा रहा है, यानी कहने का मतलब कि वहां पे आदमियों का समूह है, सेना का समूह है, तो इसे हम समूहवाचक संज्ञा के नाम से सूचित करते हैं। तो ये सब किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराकर अनेक का उनके समूह का बोध कराते हैं, यानी कि समूहवाचक संज्ञा जो है किसी एक व्यक्ति को बोधित नहीं करता है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में था कि किसी पर्सनल व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति या स्थान या वस्तु को बोध कराता था, लेकिन समूहवाचक संज्ञा में यह जो है किसी एक व्यक्ति या वस्तु को बोध नहीं कराता है, बल्कि उसके सारे झुंड का यह जो है बोध कराता है। तो समूहवाचक संज्ञा ए हो गया। अब हमारा लास्ट है द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट करें। द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट करें। तो द्रववाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती है जिसे मापा या तौला जाए। द्रववाचक संज्ञा जो है किसी धातु के बारे में या किसी द्रव्य के बारे में बोध कराती है, जैसे घी, चांदी, पानी, पित्तल, सोना इत्यादि। जैसे द्रववाचक संज्ञा किसे कहते थे, आपने पढ़ा कि किसी भी वस्तु को अगर मापा या तौला जाए तो उसे हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। तो द्रववाचक कहने का मतलब हो गया यह जो संज्ञा है किसी धातु के बारे में बोध कराएगा या किसी द्रव्य के बारे में बोध कराएगा। ठीक है, जैसे में घी हो गया, चांदी हो गया, पानी हो गया, पीतल हो गया, सोना हो गया, दूध हो गया इत्यादि। तो द्रववाचक संज्ञा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके पूर्ण रूप और अंश के नाम में पर्याप्त अंतर हो जाता है। ठीक है, यह टुकड़ा सोना भी सोना है और एक बड़ा खंड भी सोना है। कहने का मतलब कि द्रववाचक संज्ञा में यह एक विशेषता है कि अगर चांदी का एक छोटा सा भी अगर टुकड़ा आपको दिया जाता है हो तो वह चांदी ही होगा, अगर चांदी का एक बड़ा सा टुकड़ा भी आपको दिया जाता है तो वह भी चांदी ही होगा। लेकिन अगर हम बात करें समूहवाचक संज्ञा की, तो समूहवाचक संज्ञा में ऐसा नहीं था। समूहवाचक संज्ञा में अगर एक मान लिया जाए कि एक व्यक्ति खड़ा है तो उसे व्यक्ति नाम दिया जाएगा, जबकि अगर वहां पे व्यक्ति का बहुत सारा झुंड खड़ा है तो उसे समूह नाम दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसी बात नहीं है, यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी सोना है तो उसे सोना ही कहा जाएगा, अगर बहुत सारे सोने हैं तो उसे भी सोना भी कहा जाएगा। इसमें एक बहुत बड़ी विशेषता है द्रववाचक संज्ञा में।
तो एक बूंद भी घी है और 1 किलो भी घी ही है, ठीक है। किंतु एक पूरे वृक्ष के टुकड़े को हम वृक्ष कदापि नहीं कहेंगे, उसे लकड़ी, सिल्ली, टहनी, डाली आदि को कह लेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा से निर्मित पदार्थ जातिवाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा से जो पदार्थ निर्मित होता है वो जातिवाचक संज्ञा होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भाववाचक संज्ञाओं की रचना किस प्रकार होती है। भाववाचक संज्ञाओं की रचना किस प्रकार होती है, यानी कि भाववाचक जो संज्ञा है उसकी जो रचना होती है किस प्रकार होती है। तो भाववाचक संज्ञा प्रायः 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा जो है 5 प्रकार के शब्दों के मेल से बनता है, संज्ञाओं से, विशेषणों से, सर्वनाम से, क्रियाओं से, अव्यय शब्दों से, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा जो है 5 शब्दों से मिलकर बनाई जाती है, संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रियाओं से और अव्यय से, ठीक है। तो आशा करता हूं कि हमारा यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। अगर पसंद आया हो, अगर अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक अवश्य करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप सर्वनाम का भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आपको सर्वनाम का वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।